नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है जुनून। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी पर अपनी राय भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही अगर चैनल पे नए हैं और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। जुनून। बस मनीषा, मुझे तो लगने लगा है कि तुम्हारा दिमाग का इलाज किसी डॉक्टर से करवाना ही पड़ेगा। बिना किसी कारण खुद भी परेशान हो रही हो और मुझे भी परेशान कर रखा है। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इतने बड़े घर में भी तुम्हें घुटन होती है। 1 महीना हो चुका है हमें इस घर में शिफ्ट हुए, लेकिन तुमने तो बस एक ही रट लगाई हुई है, मेरा दिल यहाँ नहीं लगता, मेरा दिल यहाँ नहीं लगता, मुझे घुटन होती है। जब भी ऑफिस से लौटता हूँ तुम्हारा मायूस चेहरा ही मुझे देखने को मिलता है। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इसी घर में तुम यह शिकायत कर रही हो। अपने पुराने घर में भी तो तुम आए दिन इसी तरह की बहकी सी बातें किया करती थी। मुझे तो लगता है कि एक दिन तुम मुझे भी पागल कर दोगी। चंद्र प्रकाश जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था और जोर जोर से वो बोलते जा रहे थे, तो वहीं उनकी पत्नी मनीषा भीगी हुई आंखें लिए सब कुछ चुपचाप सुनती जा रही थी। वो कुछ कहती इससे पहले ही चंद्र प्रकाश जी फिर से चिल्लाए। मुझे तो सोच सोच कर हैरानी हो रही है, आखिर कमी क्या है तुम्हारे पास? इतना बड़ा घर, गहने, महंगी साड़ियाँ, सब कुछ तो है। अब तो हमारा बेटा भी सेटल हो चुका है और अब तो उसकी शादी करके अपनी सभी जिम्मेदारियों से भी हम लोग मुक्त हो चुके हैं। इससे ज्यादा और क्या अपनी जिंदगी से तुम चाहती हो? और वैसे भी मनीषा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ माथापच्ची कर ही क्यों रहा हूँ। इतना समय ही कहाँ है मेरे पास जो तुम्हारी इन फिजूल की बातों में व्यर्थ गवाऊं। चंद्र प्रकाश जी की ये बातें सुनकर मनीषा जी के चेहरे पर एकाएक कड़वाहट के भाव तैर गए और आखिरकार वह बोली उठी। हाँ, अपनी पत्नी को देने के लिए आपके पास कभी समय होता भी है? सारा दिन तो आप अपने ऑफिस में बिता देते हो और रात को जब घर लौटते हो तो भी आपको अपना मोबाइल दिखाई देता है। हर रोज ऐसा ही तो होता है। अब तो मेरी स्थिति ऐसी होती जा रही है कि अपना घर भी काटने को दौड़ रहा है, जैसे मेरी जिंदगी तो थम सी गई है। वाकई दम घुटने लगा है मेरा यहाँ पे। ऐसा लगता है जैसे सांस ही नहीं आ रही है मेरी। अरे मनीषा, मुझे अपने लिए भी थोड़ा समय चाहिए या नहीं? चंद्र प्रकाश जी परेशान होते हुए बोले। तुम्हें बोरियत महसूस होती हो तो तुम भी मोबाइल चला सकती हो कि नहीं? नहीं तो टीवी देख लो। अपना दिल तो तुम्हें खुद ही लगाना पड़ेगा। इस उम्र में अब मैं तो तुम्हें दिल लगाना सिखाने से रहा। इतना कहकर चंद्र प्रकाश जी करवट बदल कर सो गए। अगली सुबह हुई तो नहा धोकर तैयार होकर चंद्र प्रकाश नौकरी पर चले गए। लेकिन इतना समझाने के बावजूद पति के जाने के बाद मनीषा जी को फिर से उनका घर काटने दौड़ने लगा। फिर उन्हें अपने पति की बात याद आई कि अपना दिल तो खुद ही लगाना पड़ता है। मनीषा जी संगीत की शौकीन थी, इसलिए थोड़ी देर दिल बहलाने के लिए उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और उस पर अपना मनपसंद गाना चला दिया। बालकनी में वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए गाना सुनने लगी और साथ ही खुद भी गुनगुनाने लगी। थोड़ी देर में गाना बंद हो गया, परंतु मनीषा जी उसमें इतने मस्त हो गई कि गाना बंद होने के बाद भी वह खुद गुनगुनाए जा रही थी। तभी अचानक उन्हें कुछ ख्याल आया और वह थोड़ा सहम कर चुप हो गई। गाते रहिए ना, बहुत अच्छा गाती है आप। सहसा उनके कानों में आवाज पड़ी तो वह इधर उधर अपनी नजर दौड़ाने लगी। जब कोई दिखाई नहीं दिया तो वापस अंदर जाने लगी। तभी फिर से आवाज आई। अरे भाभी जी, इधर देखिए, ऊपर। मनीषा जी ने देखा कि पड़ोस वाले घर की छत पर एक महिला खड़ी थी। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? उस महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो मनीषा जी ने भी बदले में हल्का सा मुस्कुरा दिया। लेकिन उस महिला का स्वभाव कुछ अलग ही था। शायद वह जान पहचान बढ़ाना चाहती थी, इसलिए बड़ी उत्सुकता से पूछने लगी। आप लोग कहाँ से हो और आपका नाम क्या है भाभी जी? भाई साहब क्या करते हैं? मनीषा जी ने सकुचाते हुए सब कुछ बताया। तो पड़ोसन बोली, मेरा नाम आरती है। आपसे पहले जो लोग यहाँ पर इस घर में रहते थे ना, उनसे हमारी अच्छी बोलचाल थी। मैं तो कब से सोच रही थी कि आप बाहर दिखे तो आपसे बातचीत हो, लेकिन आप तो बाहर निकलती ही नहीं। सारा दिन चार दीवार में बैठे बैठे आप बोर नहीं हो जाती क्या? कभी कभी बदलाव के लिए बाहर भी निकलना चाहिए कि नहीं?
उस महिला ने कहा तो मनीषा जी मन ही मन सोचने लगी। सो तो है। तभी वो महिला बोली, तो भाभी जी किसी दिन थोड़ा सा समय निकाल कर हमारे घर आ जाइए ना। एक दूसरे से थोड़ी ज्यादा जान पहचान हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी, और आपको भी अच्छा लगेगा मुझसे मिलकर। जी हाँ, जरूर जरूर। ऐसा कहते हुए मनीषा जी ने उस महिला की बात को टालना चाहा, तो वो महिला कुछ उत्साहित होते हुए बोली, अच्छा यह बताइए आज शाम को आप क्या कर रही हैं? कुछ भी तो नहीं, मनीषा जी ने कहा। तो पड़ोसन आरती मुस्कुराते हुए बोली, आसपास की सभी हम उम्र महिलाओं ने किटी पार्टी ज्वाइन की हुई है। आज शाम को मेरे घर पर हमारी किटी पार्टी है। अगर आप व्यस्त नहीं हैं तो शाम को पार्टी में आ जाइए। इसी बहाने सोसाइटी की हम उम्र सभी महिलाओं से आपकी जान पहचान भी हो जाएगी। किट्टी पार्टी का नाम सुनते ही मनीषा जी कुछ असहज सी हो गई। सोचने लगी, किट्टी पार्टी तो मेरे पति को पसंद ही नहीं है। कहते हैं तुम्हें इस उम्र में ऐसी फालतू की पार्टियों पर जाना शोभा नहीं देता। कुछ नहीं रखा इन पार्टियों में, घर पर ही रहा करो। अब पतिदेव की मर्जी के बिना मैं किसी किटी पार्टी में कैसे जा सकती हूँ? कशमकश में पड़ गई मनीषा जी। तभी आरती जी बोली, अरे भाभी जी आप परेशान क्यों हो गई? ज्यादा मत सोचिए, हमारे साथ पार्टी ज्वाइन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है आइए, हाँ मैं आपका इंतजार करूंगी। उस समय पड़ोसिन को मना करना मनीषा जी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए एक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने स्वीकृति दे दी। मन ही मन उनका भी जाने का तो बहुत दिल था, लेकिन कहीं पतिदेव नाराज ना हो जाए, बस इसी कारण वो सोच विचार में पड़ी हुई थी। तैयार होने के लिए उन्होंने एक खूबसूरत सी साड़ी भी निकाली, लेकिन फिर पति के गुस्से का ख्याल आते ही जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बीच में कई दिन बीत गए। फिर एक दिन शाम को दरवाजे की घंटी बजी तो मनीषा जी ने दरवाजा खोला। देखा तो पड़ोसन आरती दरवाजे पर खड़ी थी। अरे आप? चेहरे पर उदासी और आश्चर्य के मिश्रित भाव लिए एक फीकी सी मुस्कान के साथ मनीषा जी बोली, अरे भाभी जी मैं तो आपसे मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है। आप उस दिन किटी पार्टी पर क्यों नहीं आई? बड़े अपनेपन से आरती ने पूछा और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सारा दिन घर में कैद होकर कोई भला कैसे रह सकता है? अरे एक जगह ठहरा हुआ तो पानी भी बदबू मारने लगता है। जीवन के लिए गतिशीलता और परिवर्तन बहुत जरूरी है भाभी जी। पड़ोस वाली मिसेस वर्मा से भी पूछा था मैंने, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि आप तो उनसे भी कभी नहीं मिली। आप बाहर क्यों नहीं निकलती? क्या बात है? पड़ोसन का प्यार भरा व्यवहार देखकर मनीषा जी की आंखें सहसा ही भर आई। ठहरा हुआ पानी भी बदबू पैदा करने लगता है। बात तो ठीक है, वह भी तो ठहर ही चुकी है। तो क्या फर्क हुआ उसमें और उस ठहरे हुए गंदले पानी में? अरे भाभी जी ये क्या? आप तो रोने लगी। क्या बात है? तो मनीषा जी ने सामान्य होने का दिखावा करते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ पुरानी बातें यूं ही याद आ गई थी। चलो कोई बात नहीं, कभी कभार रोकर भी मन का गुबार हल्का हो ही जाता है। अच्छा अब ये बताइए कि मुझे अंदर आकर बैठने को नहीं कहेंगी क्या? आरती ने कहा और बड़े हक के साथ मनीषा जी के साथ अंदर चली आई। आपके लिए शायद यह घर नया होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। पहले इस घर में जो रहती थी ना, वो मेरी बहुत अच्छी सहेली बन चुकी थी। आप भी मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा एक बात बताइए, घर में इतनी घुटन सी क्यों है? दरवाजे खिड़कियां क्यों नहीं खोलते आप लोग? इधर उधर देखते हुए आरती बोली, तो मनीषा जी ने उदासी भरे स्वर में कहा, वो क्या है ना, मेरे पति को दरवाजे और खिड़कियां खुली रखना अच्छा नहीं लगता। सुनकर हैरान हो गई आरती और फिर बोली, क्या उनको किसी के साथ हंसना बोलना भी पसंद नहीं है, जो तुम उस दिन किटी पार्टी में नहीं आई? दरअसल किटी पार्टी में या ऐसी ही पार्टियों में जाना मेरे पतिदेव को पसंद नहीं है, इसी वजह से मैं उस दिन आपके घर नहीं आ पाई। कहते कहते मनीषा रुआंसी सी हो गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कुछ सोचकर आरती बोली और फिर बोली, अच्छा भाभी जी एक बात और बताइए, आपके बच्चे कहाँ हैं? किसी हॉस्टल में पढ़ते हैं या बाहर नौकरी करते हैं? आरती मेरा एक ही बेटा है, जिसकी अभी कुछ ही महीने पहले शादी हुई है। अच्छा, तो आप सास भी बन चुकी हैं? फिर उदासी किस बात की? अगर बहू से नहीं बनती तो दो चार जलीकटी सुना के अपनी भड़ास निकाल लिया करो, और अगर बनती है तो प्यार भरी बातें करके अपना मन बहला लिया करो। फिर मनीषा जी बोली, मैं तो यहाँ अकेली ही हूँ। बेटा बहू तो बेंगलुरु में रहते हैं, और फिर जब इतने दूर रहते हैं तो लड़ाई करने या प्यार से बातें करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा,
बहू आपकी पसंद की थी या भाई साहब की पसंद की या बेटे की? अरे नहीं, हम दोनों की पसंद की नहीं, उन दोनों ने खुद ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था। मनीषा जी ने कहा तो आरती बोली, अच्छा ये भी बढ़िया बात है, वरना आजकल बच्चों के रिश्ते ढूंढने में ही बड़ी मशक्कत हो जाती है। कहीं परिवार अच्छा नहीं मिलता तो कहीं लड़की पसंद नहीं आती। अच्छा भाभी जी, आज मैंने खाने में पनीर की सब्जी बनाई थी तो थोड़ी सी आपके लिए भी ले आई हूँ। वैसे आपने आज खाने में क्या बनाया? कुछ भी तो नहीं, कुछ बनाने का मन ही नहीं किया। क्या मतलब? आपने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है? आरती ने हैरानी से पूछा और फिर बोली, चलो पहले आपकी रसोई में चलकर रोटी बनाते हैं। आटा तो गूंधा ही होगा, मैं चपाती बनाती हूँ। खाकर बताना कि मेरे हाथ का खाना आपको कैसे लगा। आरती का इतना अपनापन देखकर मनीषा जी हैरान रह गई। उधर आरती ने चपाती बनाई तो मनीषा ने चाय बना दी। थोड़ी देर के बाद चाय पीते हुए आरती बोली, लेकिन भाभी जी आप इतनी उदास क्यों रहा करती है? मैं मानती हूँ कि नई जगह पर आकर थोड़ी उदासी आ जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि खाना पीना ही छोड़ दिया जाए और चेहरे की मुस्कुराहट का स्थान मायूसी को दे दिया जाए। कहते हुए आरती ने खुद ही उठकर दरवाजे और खिड़कियां खोल दी, जिससे कि ताज़ी हवा अंदर आ सके। फिर बोली, भाभी जी एक बात कहूँ, आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है। उस दिन आप गाना गुनगुना रही थी ना, सच कहूँ तो दिल को भा गई आपकी मीठी आवाज़। कहाँ से सीखा है आपने गाना? आरती ने जब पूछा तो मनीषा बोली, वो मेरे दादाजी शास्त्रीय संगीत में पारंगत थे। उन्हें देखकर मुझे भी संगीत का शौक चढ़ा और उनसे संगीत सीखा था। आरती ने देखा कि संगीत की बात करते हुए मनीषा के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक आ गई थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर आपके पास इतना हुनर है तो अपने इस हुनर का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? शौक तो मुझे बहुत है संगीत का, मनीषा जी मायूसी से बोली। शादी से पहले मैं खूब रियाज भी किया करती थी। जब शादी हुई तो मैं अपना हारमोनियम अपने साथ ही लेकर आना चाहती थी। सोचा था कि अपने खाली समय में संगीत की क्लासेस लिया करूंगी। शौक भी पूरा हो जाएगा और दिल भी बहल जाएगा। लेकिन ससुराल आने के बाद पता चला कि सास ससुर को मेरे गाना गाने से आपत्ति थी। मेरे पति को भी यह सब कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए मेरे गाने पर रोक ही लग गई। उसके बाद से मैंने गाना ही छोड़ दिया। वो सपना तो बस एक सपना ही बनकर रह गया। कभी कभी दिल करता है तो अकेले में ही थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ। वह समय तो जैसे तैसे कट गया। काफी व्यस्तताएं थी, इसलिए बोरियत कभी लगी नहीं। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर जिंदगी में खालीपन सा लगता है। न जाने क्यों अब जीने का मन ही नहीं करता। सोचती हूँ कि खुद के साथ ही कुछ कर बैठूं। बोलते बोलते मनीषा की आवाज रुआंसी हो गई और उसकी यह बात सुनकर आरती का दिल जोर से भयानक आशंका से धड़क उठा। क्या कहा? कुछ कर बैठूं? आप ठीक तो हैं? ऊंचे स्वर में आरती बोली तो काफी देर से मनीषा के जो आंसू आंखों से बाहर निकलने में झिझक रहे थे, अचानक ही बांध तोड़कर बह निकले। आरती के गले से लगकर मनीषा जी रोने लग गई। थोड़ी देर मनीषा को सहलाने के बाद में आरती ने उसे सहारा देकर ठीक से बिठाया। फिर बोली, क्या ऐसा करके आप अपने परिवार को सजा देना चाहती हैं? आपको क्या लगता है, आपके जाने के बाद क्या वे लोग उम्र भर रोते रहेंगे? अरे नहीं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आपको खालीपन लगता है तो मर जाना ही इकलौता रास्ता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। पति, बेटा और बहू के अलावा भी बहुत कुछ है इस दुनिया में आपके पास। सबसे पहले तो आप अपने आप को महत्व देना सीखिए। मनीषा जी, ससुराल वालों को आपके गाने से ऐतराज था तो आपके जीवन को दिशाविहीन बना दिया उन्होंने। आपके पति को आपका बाहर निकलना पसंद नहीं तो आपने खुद को इस चार दीवारी में कैद कर लिया। उन्हें खिड़की दरवाजे खोलने पसंद नहीं तो आपने इस घुटन में रहना स्वीकार कर लिया। उन्हें आपका पार्टी करना पसंद नहीं तो इसीलिए इच्छा होते हुए भी आप मेरे घर पर पार्टी में भी नहीं आई। क्या आपके लिए आपका ये अनमोल जीवन कोई महत्व नहीं रखता? क्यों इतना कहना मानती हो सब लोगों का कि अपने आप को ही घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर दो? आरती के इतना कहने पर मनीषा सुबकने लगी। बोली, शुरू से ऐसा ही होता आया है। उम्र भर मैंने कभी खुलकर सांसें कहाँ ली है। जब तक बेटे का साथ था तब तक तो जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही थी। सोचा था अपनी पसंद की लड़की को अपनी बहू बनाकर लाऊंगी, लेकिन वो इच्छा भी मन में ही रह गई। वो तो अपनी पसंद की लड़की ढूंढ कर ले आया।
अरे तो क्या हुआ? मैं तो कहती हूँ अच्छा ही किया उसने, अपनी इच्छा से तो जी रहा है ना। आज से 25 साल के बाद वो ये तो नहीं सोचेगा कि मैं अपनी पसंद से नहीं जी पाया। कम से कम वो तो अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में कहते कहते आरती अचानक रुक गई। तभी मनीषा बोली, नहीं नहीं, मेरे बच्चों को मेरी भी उम्र लग जाए। अच्छा, एक ओर तो अपनी औलाद को अपनी उम्र देना चाहती हो, तो दूसरी ओर मरकर उसे उम्र भर का अपराध बोध भी देना चाहती हो। आप तो हमेशा के लिए चली जाओगी, लेकिन कभी ये सोचा है कि आपका बेटा किस किस के सवालों के जवाब देता रहेगा? अरे जो कुछ आपके मन में है ना, उसे कहकर अपना दिल हल्का कर लो। मनीषा, जिसे जो सुनाना है उसे सुना दो, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी तो जियो। कहते हुए सहसा आरती की नजर मनीषा के बेडरूम की ओर गई। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर उसने झांक कर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। पलंग के ऊपर एक बेंच रखा हुआ था और पंखे से एक दुपट्टा लटका हुआ था। आरती को समझते देर न लगी कि उसके आने से पहले यहाँ क्या चल रहा था। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। सोचने लगी कि अगर उसे आने में 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो न जाने यहाँ क्या का क्या हो गया होता। आरती वापस सोफे पर आकर बैठ गई और थोड़ी देर के लिए शून्य में ताकती रही। उस दौरान एक भयानक सा सन्नाटा पसरा रहा दोनों के बीच में। फिर उस सन्नाटे को तोड़ती हुई आरती की कांपती हुई आवाज निकली, आपके पति कब लौटते हैं काम से? अरे वो तो रात को लेट ही आते हैं, कभी कभी रात के 12 भी बज जाते हैं। आजकल ऑफिस में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं। तो ठीक है, चलिए, उठिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जब आपके पति आएंगे तब आप वापस आ जाना। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती। आरती ने कहा तो मनीषा बोली, अरे मैं तो बहुत समय से अकेली ही हूँ और अब शायद थक भी गई हूँ। बेटा बहू अपनी जिंदगी में मस्त है और पति के लिए तो मेरी इच्छा ना कल कोई मायने रखती थी और ना ही आज रखती है। यह घर मेरे पति के हिसाब से चलता है। बेटे के घर में बहू का राज है और मायके जाती हूँ तो वह घर अब भाभीियों का हो चुका है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मेरा घर कौन सा है, क्योंकि इस घर में तो मेरे पति की इजाजत लिए बगैर एक पत्ता भी नहीं हिला सकती मैं। अगर उनके आने से पहले मैंने यह खिड़कियां बंद नहीं की, घर में तूफान आ जाएगा। सुनकर दिल दहल गया आरती का। वह सोचने लगी कि अगर मनीषा की जगह वह स्वयं होती तो शायद उसकी भी यही हालत हो जाती। तो चलो भाभी जी, आज इन्हीं खिड़कियों से शुरुआत करते हैं। क्या मतलब? मतलब क्या मतलब? मतलब यह कि आज आप ये खिड़कियां बंद ही मत करना, और आपके पति बंद करने लगे तो उन्हें कह देना कि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। कभी कभी थोड़ा सा विरोध भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी बात किसी के सामने रख नहीं पाते और दूसरों की इच्छाएं पूरी करने के लिए हम खुद की इच्छाओं को महत्व देना ही छोड़ देते हैं। और सामने वाला ये समझता है कि हमारी भी वही इच्छा है। इतने वर्षों में आपने कभी अपने पति को ना नहीं कहा, तभी तो आपके जीवन का हर पहलू उनके अधिकार क्षेत्र में चला गया। उनकी इच्छा के बिना आप इस घर की एक खिड़की तक नहीं खोल सकती, खुलकर सांस नहीं ले सकती। अरे आप एक जीवित इंसान हैं, कोई मृत शरीर नहीं। यदि आपकी सांस घुटती है तो विरोध भी आपको ही करना पड़ेगा, भले ही इस कारण आपकी और अपने पति के साथ कहासुनी भी हो जाए। लेकिन ये भी सच है कि कभी कभी शांति पाने के लिए थोड़ी अशांति करनी पड़ती है। उन्हें बताओ कि आपकी इच्छा क्या है। इस बात के लिए अपनी जिंदगी समाप्त करने का मत सोचो। आरती की बातें मनीषा बड़ी हैरानी से सुनती हुई उसके चेहरे को निहारने लगी। आरती की बातें उसे सही लग रही थी। फिर आरती बोली, भाभी जी, घर में जो बेकार का सामान पड़ा है आप उसे निकाल क्यों नहीं देते? आप मालकिन है अपने घर की, जैसा चाहती हो अपने घर को वैसे ही सजाओ। अरे आरती, चाहती तो मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन लेकिन क्या? आदमियों को अपने घर में कुछ ही घंटे गुजारने होते हैं, जबकि औरतें उस घर में 24 घंटे रहती है। तो आप ही बताइए, घर में किसकी मर्जी चलनी चाहिए? आरती की बात सुनकर मनीषा के चेहरे पर और आंखों में चमक सी आ गई। फिर आरती बोली, भाई साहब तो देर से आएंगे और आजकल मेरे पति भी किसी काम से दूसरे शहर गए हुए हैं।
और बच्चे दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हैं। मैं अपने घर में अकेली हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए ना। आरती का आग्रह सुनकर अब मनीषा थोड़ी असहज हो गई। तब आरती ने कहा, अरे आप चिंता क्यों करती है? फोन करके बता देंगे आपके पति को कि आप मेरे घर पर हैं। जब वो लौटेंगे तो आप उनके साथ वापस आ जाना। मनीषा जी ने लाख इनकार किया, लेकिन आरती मानी ही नहीं और उनका हाथ पकड़कर अपने साथ अपने घर ले आई। आरती के घर पहुंचकर मनीषा ने देखा कि उसने अपना घर बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया हुआ है। देखकर एक सुकून सा मिला उन्हें। वे दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गईं। फिर आरती बोली, क्यों ना आज खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया जाए? कभी कभी थोड़े चेंज की भी तो ज़रूरत होती है। ऐसा कहते हुए आरती ने फ़ोन उठाकर खाना ऑर्डर कर दिया। अब तक मनीषा भी काफ़ी सहज हो चुकी थी। वह अपने जीवन की परेशानियों को भूलकर अपने बचपन की बातें आरती के साथ साझे करने लगी। लेकिन रह रहकर आरती के मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर वह उस समय उसके घर न पहुंच गई होती, तो अब तक मनीषा अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुकी होती और उसके परिवार वालों को वह केवल एक शव के रूप में ही मिलती। उसके बाद तो एक पल के लिए भी आरती ने मनीषा को अकेला नहीं छोड़ा। रात के 11 बजे मनीषा के पति जब घर आए, तो उन्होंने आरती के घर की बेल बजा दी। लेकिन आरती अजीब सी कशमकश में थी कि क्या उसे मनीषा की उस हरकत के बारे में उसके पति को बता देना चाहिए या नहीं। आखिर कैसे समझा उसके पति को कि मनीषा के मन में क्या कुछ चल रहा है। जानते हुए भी वह इस मामले से आंख नहीं मूंद पा रही थी। आखिर किसी इंसान की जिंदगी का सवाल जो था। अगले दिन घर का काम करते हुए आरती के मन में वही विचार घूमते जा रहे थे। सोचा कि एक बार मनीषा को फोन करके उसका हालचाल पूछ लूं। परंतु 2-3 बार फोन करने के बाद भी मनीषा ने फोन नहीं उठाया। आरती का माथा ठनका। किसी अनहोनी की आशंका से आरती की सांसें तेज चलने लगी। आनंद फानन में उसने अपने घर को ताला लगाया और जल्दी से बाहर आकर मनीषा के घर की बेल बजाई। लेकिन कोई बाहर नहीं आया, तो आरती ने 2-3 बार फिर से बेल बजाई। घबराहट के कारण वो पसीने से नहा गई थी। तभी चंद्र प्रकाश जी बाहर आए और दरवाजा खोला। अरे भाई साहब, आप! इस तरह डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? पता है मुझे कितनी चिंता हो गई थी भाभी जी की। भाभी जी कहाँ है? ठीक तो है ना वो? एक ही सांस में आरती ने सब बोल दिया और साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पहुंचने लगी। फिर यहाँ वहाँ देखने लगी तो चंद्र प्रकाश जी हैरानी से बोले, क्यों, क्या हुआ मनीषा को? वो तो बस रात को उसे नींद नहीं आई थी, इसलिए नींद की गोली देकर उसे सुलाया है। सुनकर आरती की सांस में सांस आई और फिर बोली, भाई साहब, मुझे भाभी जी के बारे में आपसे एक बात, बेहद जरूरी बात करनी है। यह सुनकर चंद्रप्रकाश जी उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगे। उसने पिछली शाम की सारी बातें चंद्रप्रकाश जी को बता दी। उसकी बात सुनकर वे हक्के बक्के रह गए। फिर आरती ने पूछा, क्या आपने नहीं देखा आपके कमरे के पंखे से एक दुपट्टा लटक रहा था? नहीं तो, पंखे से लटका दुपट्टा तो मैंने नहीं देखा। मुझसे पहले मनीषा कमरे में गई थी। हाँ, पलंग पर एक बेंच जरूर पड़ा था और मैंने मनीषा से इस बारे में पूछा भी था, तो बोली कि ऊपर वाली अलमारी से कुछ कपड़े निकालने थे, इसलिए बेंच कमरे में लेकर आई थी। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई कि अलमारी से कपड़े निकालने के लिए बेंच को पलंग पर क्यों रखा था। हे भगवान, आखिर हो क्या गया इसे? मैं तो परेशान हो गया हूँ। चंद्र प्रकाश जी धम्म से सोफे पर बैठ गए तो आरती बोली, बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहती हूँ। आप अपनी पत्नी को उनकी मर्जी से जीने दीजिए। जैसा उनका दिल करता है उन्हें वैसे रहने दीजिए। लेकिन मैंने तो उसे कभी किसी बात से मना ही नहीं किया। महंगी साड़ियाँ, गहने, सुविधा का हर सामान तो है उसके पास में। चंद्र प्रकाश जी बोले। तभी यहाँ वहाँ देखते हुए आरती बोली, ये खिड़कियाँ कल मैंने ही खुलवाई थी और आते ही आपने शायद सबसे पहले इन्हें ही बंद किया होगा। ये सुनकर चंद्र प्रकाश जी कुछ सकपका गए और फिर बोले, हाँ हाँ, दरअसल खुली खिड़कियों से पूरा घर दिखाई देता है, इसलिए मैंने। अरे समझने की कोशिश कीजिए, आपकी पत्नी का इस घर में दम घुटता है। जिंदा इंसान है वो, उन्हें ताजी हवा की जरूरत है।
वो 24 घंटे इस घर में रहती है। नींद की दवा खिलाकर सुलाने की बजाय उसे यह सब करने दीजिए जिसमें उसे खुशी मिलती है। अपनी पत्नी के मालिक बनने की बजाय अपने पत्नी का जीवन साथी बनने की कोशिश कीजिए भाई साहब। अगर अपनी पत्नी को खुशी से जिंदगी जीते हुए देखना चाहते हैं तो एक बार उसे उसके मन का भी कर लेने दीजिए। मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है भाई साहब, फिर भी इंसानियत के नाते ये बात करने के लिए मैं यहाँ चली आई। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहकर आरती अपने घर लौट गई। लेकिन घर पहुंचकर भी उसका ध्यान बस इसी बात पर लगा हुआ था कि मनीषा का क्या होगा। उसका दिल बेचैन था। उसी समय उसके पति अमित का फोन आया तो उसने उसे सारी बात बता दी। अमित बोला, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, जो तुमने उसके पति को उसके बारे में सारी बातें बताई। अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो। उन्हें जैसा करना है कैसा वैसे ही करने दो। तुम अपना खुद का ध्यान रखो बस। लेकिन अमित, एक इंसान होने के नाते मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो मैं जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। अच्छा बाबा, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो। तुमसे कभी जीत पाया हूं मैं? चलो ठीक है, फोन रखता हूँ, अभी बहुत से काम है। ऐसा कहकर अमित ने फोन रख दिया। इधर जैसे ही आरती ने फोन रखा तभी उसके फोन पर एक बेल बजी। चंद्र प्रकाश जी का फोन था। फोन उठाते ही वो बोले, मेरी पत्नी का इतना ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी बहन जैसी हैं। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? जी कहिए ना, आरती ने विनम्रता से कहा। तब चंद्र प्रकाश जी बोले, क्या आप आज के दिन मनीषा के साथ रह सकती हैं? आज मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना ही है। वह जिस हालत में है उसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए। कहते 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 चंद्र प्रकाश जी का स्वर भीग गया। तभी आरती बोली, अरे भाई साहब, ये भी कोई पूछने वाली बात है। अब तो हम दोनों सहेलियां बन चुकी हैं। भाभी जी के साथ तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। आप जाते हुए उन्हें मेरे घर पे छोड़ते जाइएगा। थोड़ी देर के बाद मनीषा आरती के घर आ गई। तब आरती बोली, अरे भाभी जी आइए ना, नाश्ता किया या नहीं आपने? अरे आरती, तुम यकीन नहीं करोगी, आज मेरे पति ने मेरे लिए नाश्ता बनाया है और हम दोनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया है। मनीषा के चेहरे पर मुस्कान देखकर आरती को बहुत खुशी मिली। वह बोली, अच्छा तो आज पतिदेव के साथ नाश्ता करके आई हैं आप, तभी तो चेहरा बिल्कुल गुलाब के जैसा खिला हुआ है आपका। आरती की बात सुनकर मनीषा जी भी मुस्कुरा उठी। तभी आरती बोली, हाँ, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहा करिए आप, बड़ी अच्छी लगती हैं आप हंसते हुए। कहते हुए आरती ने चाय चढ़ा दी और दोनों साथ बैठकर गपशप करती रही। थोड़ी देर में चाय भी बन गई। तब मनीषा बोली, आरती, तुम्हारे घर में आकर एक खुलेपन का एहसास होता है। कितने करीने से सजाया है तुमने अपने घर की हर एक चीज को। मेरे घर में सामान बहुत ज्यादा भरमार है, इसलिए भरा भरा सा लगता है शायद। तो भाभी जी, देर किस बात की है? आपके घर में भी बदलाव कर लेते हैं। जितना भी पुराना और बेकार का सामान है वह निकाल कर कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। इससे आपका घर भी खुला खुला हो जाएगा और नए सामान की जगह भी बन जाएगी। फिर आप अपनी पसंद से अपने घर के लिए नया सामान खरीद लेना। कल से ही शुरुआत करते हैं। लेकिन आरती, कल तो मेरे पति 3-4 दिन के लिए किसी काम से बाहर जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी उनके साथ जाना पड़ेगा। अरे ये क्या बात हुई भाभी जी, वो तो अपने ऑफिस का काम करेंगे, लेकिन आप वहां जाकर क्या करेंगी? आरती ने पूछा। तो मनीषा बोली, जाने का मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन लेकिन क्या भाभी जी, आप यहीं रहिए, मेरे पति भी बाहर हैं, हम एक साथ अच्छा समय बिताएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन। कहते हुए मनीषा कुछ सोचने लगी। तो आरती बोली, अरे एक बार भाई साहब से बात करके तो देखो, वो जरूर मानेंगे। इस बात पर फिर मनीषा भी सहमत हो गई। अगले दिन चंद्र प्रकाश जी मनीषा को आरती के जिम्मे छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। आरती के कहने पर दोनों सहेलियों ने मिलकर घर की सफाई का अभियान शुरू कर दिया। शुरुआत की गई रसोई से। जितने भी पुराने और टूटे फूटे बर्तन रसोई में रखे थे सब निकाल बाहर किए।
घर के पीछे की बालकनी में रखा पुराना सामान, कपड़े, फटी तस्वीरें, कुछ पुरानी किताबें और जितना भी टूटा फूटा सामान था, सब उठाकर बाहर निकाला। आरती कबाड़े वाले को बुलाने लगी। तभी मनीषा कुछ उलझन में पड़ गई और बोली, अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने सारा सामान कबाड़ में दे दिया है तो घर में तांडव खड़ा कर देंगे। ऐसा कोहराम मचेगा कि शांति का नाम निशान तक नहीं रहेगा। अरे भाभी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? घर का पुराना सामान ही तो निकाला है। उस उसमें भी क्या आप अपने पति से परमिशन लेती रहती हैं? एक बात अपने मन में बिठा लो कि ये घर आपका है, आप इस घर की मालकिन हैं। अरे अपनी इच्छाओं को महत्व देना कब सीखेंगे आप? आरती के इतने कहने पर मनीषा जी बोली, कैसे जाऊं अपनी इच्छा से? पहले मुझ पर मेरी सास जी की मर्जी चलती थी आरती, अब पति के कहने के अनुसार चलती हूँ और कल को शायद बहू के मन मुताबिक चलूंगी। अपनी मर्जी चलाने के लिए शायद अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा मुझे। अरे आप भी हद करती हैं भाभी जी, अगला जन्म किसने देखा है? अपने वर्तमान पर ध्यान दो, आज में जियो। आपके जितने भी शौक हैं, जो भी इच्छाएं हैं, अभी पूरी करो। तुम भी ना आरती, इस उम्र में मैं अपने शौक पूरे करूंगी? हाँ, तो क्या हुआ? आपकी उम्र को हुआ क्या है? और वैसे भी शौक पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। अब अपने पति को उनके काम तक ही सीमित रहने दो और घर के फैसले आप खुद ले लो। और अगर भाई साहब आपसे कुछ कहें तो इल्जाम मुझ पर लगा देना, कहना कि आरती ने कहा था ये सब करने को। उसकी बात सुनकर मनीषा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर बोली, कुछ पैसे तो देकर गए हैं वो मुझे, और ये भी कहा है कि जो जी चाहे वो खरीद लेना। तो आरती ने कहा, बस फिर देर किस बात की है? चंद्र प्रकाश जी की अनुपस्थिति में मनीषा और आरती ने सारा पुराना सामान भी बेच दिया और फिर बाजार जाकर नए कालीन, पर्दे, सुंदर चादरें और नया गैस का चूल्हा और कुछ सजावट का सामान भी खरीद लिया। मनीषा ने बड़े उत्साह से घर की सजावट अपने हिसाब से की और 2-3 दिनों के भीतर ही वह घर उसके सपनों के घर में तब्दील हो गया। आज मनीषा, जो हमेशा उदास और मायूस रहती थी, बड़ी मुस्कुरा रही थी। इस सब के बाद भी उसके पास काफी पैसे बच गए थे, तो अब उसने अपने और परिवार वालों के लिए अपनी पसंद के कपड़े खरीद लिए, अपने लिए भी अपनी पसंद का सूट खरीदा। लेकिन मन के किसी कोने में एक डर भी था कि जब उसके पति घर आएंगे तो कहीं उस पर नाराज ना हो जाए। आज शाम को चंद्र प्रकाश जी घर वापस आने वाले थे और घबराहट के कारण मनीषा की सांस अटकी हुई थी कि आखिर इस सब पर चंद्र प्रकाश जी की क्या प्रतिक्रिया होगी। अपने पति के लिए उसने उनकी मनपसंद पनीर की सब्जी और दाल बनाकर रखी थी। उधर आरती भी थोड़ी चिंता में ही थी कि पत्नी को दी गई आजादी का चंद्र प्रकाश जी सहन भी कर पाते हैं या नहीं। जैसे ही बेल बजी तो हिचकिचाते हुए मनीषा ने दरवाजा खोला। मनीषा को देखते ही चंद्र प्रकाश जी हैरान रह गए। हमेशा साड़ी में लिपटी रहने वाली मनीषा आज एक खूबसूरत सा सलवार सूट पहनकर खड़ी थी, जिसमें वो बड़ी प्यारी भी लग रही थी। अंदर आए तो उनकी हैरानी का ठिकाना ही न रहा। अपना सुंदर सजा हुआ घर देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रहे हो। सोचने लगे, बस यही छोटी छोटी खुशियां ही तो मांगती थी मेरी पत्नी, और सिर्फ थोड़ी सी स्वतंत्रता। इतने भर में ही उसके चेहरे से मायूसी गायब हो गई और मुस्कुराहट खिल उठी। खैर, जब जागो तभी सवेरा। चंद्र प्रकाश जी ने हाथ जोड़ते हुए आरती का आभार व्यक्त किया। थोड़ी ही देर में मनीषा के बेटा बहू भी बैंगलोर से आ गए। उन्हें अचानक अपने सामने देखकर मनीषा का चेहरा खुशी से खिल उठा। मनीषा के पांव छूते हुए उनकी बहू बोली, मम्मी जी, हमने पूरे 1 सप्ताह की छुट्टी ली है और 1 सप्ताह हम लोग यहीं आप लोगों के साथ ही रहेंगे। बेटा बहू अपने साथ एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आए थे। अरे ये क्या है? मनीषा ने पूछा तो उनका बेटा बोला, अरे मम्मी, ये पापा ने खास आपके लिए मंगवाया है। मनीषा हैरान हो गई, बोली, अरे आखिर है क्या इसमें? तुम खुद ही देख लो। आओ, ये बॉक्स खोलो तुम। चंद्र प्रकाश जी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। बड़ी उत्सुकता से मनीषा ने बॉक्स खोलकर देखा तो उनकी आंखें खुशी से झिलमिला उठी। चंद्र प्रकाश जी बोले, मनीषा,
यह हारमोनियम मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पे मंगवाया है। अपने पति द्वारा लाया गया इतना प्यारा उपहार देखकर मनीषा खुशी से उनके गले लग गई। फिर चंद्रप्रकाश जी ने कहा, मनीषा, आज से तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो। वो सारे शौक पूरे कर लो जो बरसों से तुम्हारे दिल में दबे पड़े हैं। सुनते ही मनीषा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आज मनीषा को इतना हंसता मुस्कुराता खेलता परिवार मिल गया था और आरती मंत्रमुग्ध होकर उन सभी को हंसते मुस्कुराते देख रही थी। दरअसल चंद्र प्रकाश जी अपने ऑफिस के काम से नहीं बल्कि अपनी पत्नी को स्वतंत्रता देने के लिए ही कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए थे और ये सब उन्होंने आरती के कहने पर किया था। भरी भरी आंखों से आरती की ओर देखते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया कर दिया। आज वे समझ गए थे कि पिंजरा तो आखिर पिंजरा ही होता है, चाहे वो सोने का ही क्यों न बना हो। इंसान की खुशी महंगी चीजों से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से खुलकर जीने में है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी जुनून। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा जरूर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।